दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है काफी सारे माइनर्स को दिखाते हुए जो कि एक माइन में काम कर रहे थे। और इनमें से एक माइनर को खुदाई करते वक्त दीवार के पीछे एक और माइन दिखाई देती है, जिसे देखकर बाकी माइनर्स कहते हैं कि शायद इसके पीछे लीथल गैस हो सकती है, क्योंकि उनके पास जो पक्षी था वो इस गैस की वजह से अब मर चुका था। इसलिए ये सभी चेक करने के लिए एक आदमी को गुफा के अंदर भेजते हैं। और वो आदमी जब गुफा के अंदर जाता है तो उसे किसी तरह की कोई गैस तो नहीं मिलती, लेकिन दीवार पर एक हाथ दिखाई देता है जो कि एक नॉर्मल हाथ नहीं था। ये देखकर वो आदमी डर कर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तभी गुफा में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साल 1956 के मोरक्को पर, जहाँ हम आमिर और उसके एक दोस्त को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। दरअसल ये इन्हें फ्रांस में एक माइनिंग कंपनी में काम करने के लिए भेजने वाला था। हालांकि जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ तो पहले से ही काफी सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इसके बाद वो आदमी इन सभी कैंडिडेट्स का टेस्ट लेता है और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते उन पर रेड स्टैंप लगा देता है और जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उन पर ग्रीन स्टैंप लगा देता है। वहीं आमिर भी इस टेस्ट में पास नहीं हो पाता, इसलिए वो आदमी इस पर भी रेड स्टैंप लगा देता है। पर आमिर को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो खुद ही अपने ऊपर ग्रीन स्टैंप लगा लेता है। उसकी हिम्मत देखकर वो आदमी काफी खुश होता है और उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर सभी कैंडिडेट को एक बस में बैठाकर फ्रांस की माइनिंग कंपनी में भेज दिया जाता है। इसी दौरान यहाँ बेर्थियर नाम का एक प्रोफेसर इस माइनिंग के मालिक फॉजियर से मिलने आता है और कहता है कि मुझे डेविल आइलैंड जाना है, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठे करने हैं। इसके लिए पहले तो फॉजियर मना कर देता है, लेकिन उसके जिद करने और पैसे देने पर वो मान जाता है। तभी यहाँ पे अलार्म बजता है और कुछ लोग माइन में से एक इंजर्ड आदमी को बाहर लेकर आते हैं और फॉजियर को बताते हैं कि अगर रोलैंड नाम का मजदूर इनके साथ नहीं होता तो ये आदमी मर जाता। रोलैंड की बहादुरी देख प्रोफेसर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद हम आमिर को देखते हैं जो कि अब इसी माइनिंग कंपनी में आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात सेंटिनी और पोलो नाम के दो आदमियों से होती है जो उसे माइन में पहनने वाले कपड़े देते हैं। जिसके बाद आमिर अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है और क्योंकि उसे फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए रोलैंड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसके साथ साथ मिगेल और लुइस नाम के दो माइनर्स को अपनी टीम में रख लेता है। इसके बाद ये सभी माइंस में खुदाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को 1000 मीटर नीचे से सैंपल लेने थे, तो इसलिए ये सभी नीचे जाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और अब 1000 मीटर तक की खुदाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए प्रोफेसर के साथ साथ ये सभी अब नीचे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम प्रोफेसर को जमीन पर एक डिवाइस लगाते हुए देखते हैं और फिर वो रोलैंड को इस जगह ब्लास्ट करने के लिए कहता है। रोलैंड भी प्रोफेसर की बात मानकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे जमीन में एक रास्ता बन जाता है और ये सभी एक एक करके इस रास्ते के जरिए नीचे जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ इंसानों के द्वारा बनाई गई एक गुफा है। ये देखकर रोलैंड इन सभी को उसी माइन के बारे में बताता है जिससे गैस की वजह से आग लग गई थी। जिसके बाद उस माइन को बाहर से सील कर दिया गया था और उसमें काम करने वाले माइनर्स का भी कोई पता नहीं चला था। अब ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोलैंड देखता है कि प्रोफेसर यहाँ नहीं है, इसलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने लगता है और अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट देता है, जिसमें पहली टीम में रोलैंड और मिगेल थे और दूसरी में सेंटिनी, लुइस और आमिर थे। इन तीनों को कुछ दूर चलने पर एक कंकाल पड़ा हुआ मिलता है, जिसके पास से लुइस को पत्थर से बनी एक चीज मिलती है जिसे ये अपने पास रख लेता है। वहीं आमिर जब इस कंकाल के हाथों को देखता है तो नोटिस करता है कि इसकी उंगलियां कटी हुई है और ये उन्हीं माइनर्स में से एक था। तभी इन्हें दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था कि वो ये डिजर्व नहीं करता था और वो एक दिन अंधेरे में से निकलकर वापस जरूर आएगा। इधर रोलैंड को प्रोफेसर मिल जाता है जो उसे बताता है कि ये जगह बहुत पुरानी सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई है। इसके बाद वो उसे एक दीवार में होल करने के लिए कहता है और फिर ये सभी दीवार के उस पार जाते हैं जहाँ इन्हें पिलर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है और कुछ कंकाल भी पड़े हुए दिखाई देते हैं। वही एक ताबूत भी होता है जिसके बारे में प्रोफेसर रोलैंड को बताता है कि इसके अंदर एक क्रिएचर है और फिर उस ताबूत की फोटो लेने लगता है। इसी दौरान अचानक इनके ऊपर पत्थर बरसने लगते हैं, जिस वजह से सेंटिनी का एक पैर टूट जाता है और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ये देखकर रोलैंड सभी से कहता है कितना बड़ा हादसा हुआ है, जरूर बाहर किसी ने हमारी आवाज सुनी होगी। इस पर पोलो उसे बताता है कि जब ये लोग माइन के अंदर आए थे तभी सब यहाँ से चले गए थे। ये सुनकर रोलैंड समझ जाता है कि ये सब प्रोफेसर ऑफ फॉजियर की एक चाल है, इसलिए वो प्रोफेसर पर गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद सभी उसे शांत करते हैं और सेंटिनी के पैर पर बैंडेज करते हैं। इसके बाद रोलैंड आमिर को दीवार में क्रैक ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उसमें ब्लास्ट करके यहाँ से बाहर निकल सके। रोलैंड की बात सुनकर आमिर भी क्रैक ढूंढते हुए एक होल तक पहुँच जाता है
जहाँ उसे पोलो और लुइस मिलते हैं जो कि उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आमिर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि तभी आमिर को लुइस की जैकेट से वही पत्थर मिलता है जो उसने कंकाल के पास से उठाया था। दरअसल ये उस ताबूत की चाबी थी जिसे आमिर ताबूत में लगा देता है और वो खुल जाता है। उस ताबूत के अंदर बहुत सारे हीरे थे जिन्हें लुइस और पोलो अपने पास रख लेते हैं। साथ ही वो आमिर को ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और ये दोनों आपस में हीरो को बांटने लगते हैं कि तभी हम ताबूत में उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लुइस और पोलो की नजर जब उस क्रिएचर पर पड़ती है तब ये डर कर यहाँ से भागने लगते हैं और रोलैंड के पास पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि ये उसे कुछ बता पाते कि तभी पीछे से वो क्रिएचर आकर पोलो को अंधेरे में खींचता हुआ ले जाता है। ये देखकर सभी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो पोलो को लेकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और फिर आगे जाने पर इन्हें पोलो के बिना सिर की लाश मिलती है। ये देखकर मिगेल प्रोफेसर पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वही इन लोगों को यहाँ लाया था। रोलैंड मिगेल को शांत करता है और फिर प्रोफेसर इन्हें इस क्रिएचर के बारे में बताता है कि 10 लाख साल पुरानी सिविलाइजेशन के लोग जिन्होंने ये माइन बनाई थी वो इस क्रिएचर को ताबूत में बंद रखने के लिए सेक्रीफाइस दिया करते थे क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा डरते थे और ये ताबूत उस क्रिएचर के लिए एक तरह से जेल है, यानी कि वो तब तक बाहर नहीं आता है जब तक लोग उसके लिए सेक्रीफाइस देते रहें। प्रोफेसर आगे कहता है कि हो सकता है कि उन लोगों के पास सेक्रीफाइस देने के लिए लोग ना बचे हों, इसलिए उन्होंने इस ताबूत को लॉक कर दिया हो। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी लुइस को सैंटिनी का ख्याल आता है और फिर ये सभी जल्दी से उसके पास जाते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही क्रिएचर सैंटिनी तक पहुंच गया था। वहीं जब रोलैंड और बाकी सब वहां पहुंचते हैं तो इन्हें कहीं भी सैंटिनी नजर नहीं आता है कि तभी एक सफेद रोशनी में इन्हें क्रिएचर दिखाई देता है जो अपने बड़े बड़े नाखूनों से सैंटिनी के पेट को चीर देता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जिस पर आमिर कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा क्योंकि जिन लोगों ने ये जगहें बनाई थी वो भी तो माइन के अंदर आते होंगे। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर को पिलर पर लिखे हुए मैसेजेस का ख्याल आता है और वो उसे ट्रांसलेट कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है जो कि पहले लेफ्ट फिर राइट डायरेक्शन की तरफ बता रहा था। इसके बाद ये सभी इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ पिंजरे बने हुए थे और उनमें बहुत सारे कंकाल भी मौजूद थे। ये देखकर प्रोफेसर इन्हें बताता है कि ये पिंजरे असल में एक सेक्रीफाइस पिट थे जिसमें लोगों को डाला जाता था और जो लोग इसमें गिरने के बाद बच जाया करते थे वो उस क्रिएचर के लिए सेक्रीफाइस दिया करते थे और ये पिंजरे इसलिए बनाए गए थे ताकि अगर कोई सेक्रीफाइस देने से मना करे या उसका मन बदल जाए तो फिर उनकी कभी वापसी ना हो और वो इसी पिंजरे में रहे। वहीं पास ही में प्रोफेसर को उस क्रिएचर का नाम भी लिखा हुआ दिखाई देता है जो मार्क नॉर्थ था, जिसका मतलब होता है दी सोल ईटर, यानी कि रूह को खाने वाला। प्रोफेसर आगे कहता है कि उस सिविलाइजेशन के लोगों का यह मानना था कि इस क्रिएचर को गॉड ने हेवन से भेजा है, इसलिए वो उसकी पूजा भी करते थे। इसके बाद ये सभी दोबारा पिलर के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। वहीं प्रोफेसर के साथ आमिर एक दरवाजे के पास जाता है और फिर प्रोफेसर एक लीवर खींचता है जिससे दरवाजा लॉक्ड हो जाता है। ये देखकर आमिर उससे दरवाजा लॉक करने की वजह पूछता है। इस पर प्रोफेसर कहता है कि रोलैंड और बाकी माइनर्स यहाँ से निकलने के बाद मुझे मारने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें इस दरवाजे के पीछे लॉक कर दिया। वहीं मिगेल और लुइस इस डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी नजर दीवार पर लिखे टेक्स्ट पर जाती है जिनसे उन्हें क्रिएचर के बारे में जानकारी मिलती है कि इस जैसे 9 और क्रिएचर ताबूत में बंद है जो इंडिया की अलग अलग जगहों के अंदर है और इन्हें फ्री होने के लिए मास्टर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इधर प्रोफेसर के सामने अचानक वही क्रिएचर आ जाता है जिससे वो बात करने की कोशिश करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो सबसे शानदार है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर क्रिएचर उसे गले लगा लेता है और फिर उसे मार देता है। इसके बाद वो आमिर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही वक्त पर रोलैंड दरवाजा खोलकर आमिर को बचा लेता है। इसी दौरान आमिर और लुइस में बहस हो जाती है जिस वजह से आमिर गुस्से में रोलैंड को उन हीरो के बारे में बता देता है जो लुइस और मिगेल को मिले थे, जिसके बाद रोलैंड उन हीरो को अपने पास रख लेता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी उनके सामने क्रिएचर आ जाता है और मिगेल को मार देता है। फिर वो लुइस को भी उठाकर ले जाता है। ये देखकर रोलैंड आमिर को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद क्रिएचर पर अटैक कर देता है। आमिर एक जगह जाकर छुप जाता है जिसके बाद रोलैंड उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है
और आमिर रोलैंड से कहता है कि उन्हें इस क्रिएचर को बाहर जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर चला गया तो दुनिया में कहर आ सकता है। वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और यही क्रिएचर आकर आमिर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो आमिर के सामने लुइस का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद आमिर उस क्रिएचर से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। इस पर वो कहता है कि उसे आमिर का मास्टर सेक्रीफाइस चाहिए, क्योंकि उसी ने उसका ताबूत खोला था। इसलिए जब वो सेक्रीफाइस दे देगा तब उसका मास्टर सेक्रीफाइस पूरा हो जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। ये सुनकर आमिर बड़ी ही चालाकी से एक चाकू क्रिएचर के शरीर में मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। यहीं उसे रोलैंड भी मिल जाता है। वो दोनों टनल के अंदर डायनामाइट को फिट कर देते हैं और खुद ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका ट्रिगर नीचे ही रह जाता है, जिसे उठाने के लिए ये दोनों दोबारा नीचे आते हैं कि तभी क्रिएचर भी यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों जल्दी से ट्रिगर को दबाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें पूरी टनल टूट जाती है और आमिर और रोलैंड मारे जाते हैं और वो क्रिएचर भी वहीं फंस जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।